अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप फेमस बनेंगे या नहीं, तो सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए। फेम सिर्फ मेहनत से नहीं आता और न ही सिर्फ टैलेंट से आता है। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, फिर भी उन्हें कोई जानता नहीं, और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाते हैं। इसका कारण रैंडम नहीं है, इसका कारण एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जिसे ज्योतिष में ग्रह, भाव और समय के कॉम्बिनेशन से समझा जाता है। अब सबसे पहले ये समझिए कि फेम का मतलब क्या है। फेम का मतलब है आपका काम या आपकी आइडेंटिटी पब्लिक डोमेन में दिखाई देना। लोग आपको पहचाने, आपकी बात सुनी जाए और आपका इन्फ्लुएंस बने। इसलिए फेम का सीधा संबंध आपकी कुंडली के कुछ स्पेसिफिक भावों से होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाव है 10वां भाव, यानी 10th हाउस। ये आपका प्रोफेशन, पब्लिक इमेज और स्टेटस दिखाता है। अगर 10th हाउस स्ट्रांग है और उसके साथ सही ग्रहों का संबंध है, तो व्यक्ति पब्लिक लाइफ में आता है। लेकिन सिर्फ 10th हाउस स्ट्रांग होना काफी नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण भाव है पहला भाव, यानी लग्ना या फर्स्ट हाउस। ये आपकी पर्सनैलिटी, प्रेजेंस और विजिबिलिटी दिखाता है। अगर लग्ना स्ट्रांग नहीं है, तो व्यक्ति के पास टैलेंट हो सकता है, लेकिन वो लोगों के सामने प्रभाव नहीं बना पाता। तीसरा महत्वपूर्ण भाव है 5वां भाव, यानी 5th हाउस। ये आपकी क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और ऑडियंस कनेक्शन को दिखाता है। इसका सीधा मतलब है आपकी क्रिएटिविटी का ऑडियंस तक पहुंचना। लेकिन जब 5th हाउस फर्स्ट, थर्ड या 10th हाउस से जुड़ा नहीं होता, तो आप दिखते तो हैं पर कनेक्ट नहीं कर पाते। आप जो बोल रहे हैं वो लोगों तक पहुंचता तो है, लेकिन इमोशनली या इंटरेस्टिंग तरीके से असर नहीं करता। लोग देखते हैं पर फील नहीं करते और धीरे धीरे आपको भूल जाते हैं। अब इन तीनों भावों को साथ में देखिए। फर्स्ट हाउस आपको सामने लाता है, 5th हाउस लोगों से जोड़ता है, 10th हाउस आपको पब्लिक रिकॉग्निशन देता है। अगर इन तीनों में कनेक्शन बनता है, तो फेम का बेस तैयार होता है। अब ग्रहों की भूमिका समझते हैं। सबसे पहला ग्रह है सन। सन आपकी विजिबिलिटी, अथॉरिटी और आइडेंटिटी का मुख्य कारक है। अगर सन स्ट्रांग है और 10th हाउस या लग्ना से जुड़ा है, तो व्यक्ति नेचुरली नोटिस होता है। लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाते। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह है राहु। राहु मास लेवल एम्प्लीफिकेशन देता है। ये आपको अचानक बहुत लोगों तक पहुंचा सकता है, लेकिन राहु कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए राहु फेम तो देता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देता। तीसरा ग्रह है जुपिटर। जुपिटर एक्सपेंशन और एक्सेप्टेंस देता है। अगर जुपिटर सन या 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करे, तो व्यक्ति को सिर्फ फेम नहीं मिलता, बल्कि रिस्पेक्ट भी मिलता है। अब कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन समझते हैं। अगर सन और 10th हाउस का डायरेक्ट संबंध है, तो व्यक्ति पब्लिक लाइफ में आता है। अगर राहु 10th हाउस में है या सन के साथ जुड़ा है, तो व्यक्ति को मास लेवल पर विजिबिलिटी मिल सकती है, लेकिन यह सडन भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। अगर 5th हाउस का स्वामी 10th हाउस से जुड़ जाए, तो व्यक्ति की क्रिएटिविटी पब्लिक रिकॉग्निशन में बदल जाती है। ये कॉम्बिनेशन एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और परफॉर्मर्स में देखा जाता है। अगर लग्ना का स्वामी 10th हाउस में बैठा हो, तो व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी के कारण विजिबल होता है। उसे अलग से पुश करने की जरूरत नहीं होती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति, अगर जुपिटर सन पर दृष्टि डालता है, तो व्यक्ति की विजिबिलिटी बैलेंस्ड हो जाती है। वो सिर्फ दिखता नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है, टाइमिंग। क्योंकि बिना टाइमिंग कोई भी योग रिजल्ट नहीं देता। नेटल चार्ट क्या करता है? ये आपको पोटेंशियल देता है, यानी आपके पास फेम का योग है या नहीं। दशा क्या करती है? ये उस योग को एक्टिवेट करती है। जब किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चलती है, तो वही ग्रह रिजल्ट देने लगता है। आपको फेम देने वाले योग जिन ग्रहों से बनते हैं, उनका प्रभाव मुख्य रूप से उनकी दशा या अंतर्दशा में ही मिलता है। अगर उन ग्रहों की दशा सही समय पर नहीं आती, तो व्यक्ति को अपने हक की पहचान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
स्थायी और लंबे समय तक चलने वाली फेम के लिए अक्सर उन ग्रहों की महादशा जरूरी होती है। सिर्फ अंतर्दशा जो कम समय के लिए होती है, वो अकेले लंबे समय तक टिकने वाली फेम नहीं दे पाती। अब ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिट क्या करता है? ये इवेंट को ट्रिगर करता है, यानी वही घटना कब होगी ये ट्रांजिट तय करता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु 10th हाउस में है। इसका मतलब है आपके पास मास विजिबिलिटी का पोटेंशियल है, लेकिन अगर राहु की दशा नहीं चल रही तो ये पोटेंशियल इनएक्टिव रहेगा। जैसे ही राहु महादशा शुरू होती है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ने लगती है, और अगर उसी समय जुपिटर का ट्रांजिट 10th हाउस या सन को सपोर्ट करे तो ग्रोथ तेज हो जाती है। इसका मतलब ये है योग होना जरूरी है, लेकिन ग्रहों का एक्टिवेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है, ट्रांजिट या महादशा और अंतर्दशा के माध्यम से। अब समझिए कि कुछ लोग फेमस क्यों नहीं बन पाते। अगर सन वीक है तो विजिबिलिटी ही नहीं बनती। अगर सैटर्न 10th हाउस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो डिले होता है। व्यक्ति काम करता है, लेकिन रिकॉग्निशन देर से मिलता है। अगर 3rd हाउस वीक है तो व्यक्ति खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए टैलेंट होने के बाद भी वो लोगों तक नहीं पहुंचता। अब एक लॉजिकल निष्कर्ष, फेम किसी एक फैक्टर से नहीं आता, यह एक कंबाइंड रिजल्ट है, जहां भाव स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्रह एनर्जी देते हैं और समय उसे एक्टिवेट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर व्यक्ति फेमस नहीं बनता, क्योंकि हर कुंडली में वैसे कॉम्बिनेशंस नहीं होते। लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग है और सही समय आता है तो ग्रोथ को रोकना मुश्किल हो जाता है, और तभी लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति अचानक फेमस हो गया। लेकिन सच में वो अचानक नहीं होता, वो लंबे समय से बन रहा होता है, लेकिन ये फेम केवल सही समय पर ही सामने आता है। अब अंतिम समझ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप फेमस कब होंगे तो आपको 3 चीजें देखनी होंगी: आपकी कुंडली का योग, उसकी दशा और उस समय का प्लैनेटरी ट्रांजिट। जब ये तीनों एक साथ अलाइन होते हैं तभी फेम एक रियल इवेंट बनता है। अगर आपको ये डीप और लॉजिकल समझ यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही प्रिसाइज और रूल बेस्ड एस्ट्रोलॉजी के लिए ब्रह्मांड काल चक्र चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोलॉजी को बिलीफ नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरह समझाया जाता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट में जरूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। धन्यवाद।